अब हम लोग देखते हैं भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दरअसल भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जब बात करते हैं तो इसकी अवधारणा हमें 1959 के पंचायती राज की स्थापना से मिलती है, जहां की योजना प्रक्रिया की आधारभूत संदर्भ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया गया। आप देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था और अनेक वर्षों से विकसित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो मूल भावना थी, उसका अनुपालन हम देखते हैं कि हालांकि सीमित हो गया था और वह पूरा व्यापक रूप नहीं ले पाई। और यह देखा गया कि भारत में विकास के प्रयास के संदर्भ में समानता की बात करें या निर्धनता की बात करें तो कहीं न कहीं यह सबों तक नहीं पहुंची है। समानता के मुद्दों और निर्धनों के विकास से कहीं न कहीं वे लोग कुछ अछूते रह गए हैं और इन्हीं संदर्भ में हम यह देखते हैं कि जो अछूते रह गए हैं जिस वर्गों से, जिन निर्धन वर्गों से, उन्हें भी बुनियादी स्तर मिले। इस संदर्भ में मौर्य के संदर्भ में विकेंद्रीकरण की पहल की गई और भारत में आप देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसके माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को मूर्त रूप प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आप देखते हैं ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के सुधार से संबंधित है। वहीं 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय संस्थाओं में सुधार से संबंधित है और ये संविधान संशोधन न सिर्फ सुधार की बात करता है बल्कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय संस्थाओं को एक संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, एक शक्ति देती है, उसे वैधता प्रदान करता है, उसे कानून निर्माण की शक्ति होती है, क्रियान्वयन की शक्ति होती है। इन योजनाओं के माध्यम से जो योजना प्रक्रिया बनाई जाती है उसमें लोगों की भी भागीदारी हो, उनकी सीधी भागीदारी हो, यह भी एक प्रमुख उद्देश्य रहा। वहीं साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि न सिर्फ उन्हें जोड़ना रहा नियम प्रक्रिया के दौरान, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी का हस्तांतरण कराना भी था। उन्हें शक्ति का हस्तांतरण हुआ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से और उन्हें जिम्मेदारी का एहसास भी कराना था कि यह देश, यह समाज, यह वातावरण आपका है। आप इस संदर्भ में अपने दायित्व से भाग नहीं सकते हैं और यदि आप ईमानदारी पूर्वक दायित्व निर्वहन करेंगे तो आपका परिवार का, व्यक्ति का, देश का, सबों का विकास होगा और सबसे बड़ी बात है अपनी ज़रूरतों के मुताबिक नीति निर्माण होगा, नीति का क्रियान्वयन होगा। उसके पूर्व तक जो अनियमितता देखी जाती थी, जो दमन का वातावरण था, जहाँ कुछ ही लोग समाज में वर्चस्व की स्थिति में थे, तो यहाँ पर ये दंभ टूटा और हर लोगों तक अधिकार पहुंचा, हर लोगों तक शक्ति का हस्तांतरण हुआ और कहीं न कहीं प्रशासनिक वित्तीय स्वायत्तता भी उन्हें मिली, क्योंकि इसके पूर्व तक वह इस क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन असफल था और उससे बहुत दूर था। लेकिन 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हर लोगों तक शासन पहुंचा। अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दरअसल स्वतंत्रता के बाद ही ग्रामीण विकास ने भारतीय विकास की कार्यनीति की मूल संरचना को जाहिर किया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ही रहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी हो, जो निर्धन वर्ग हो उनका श्रेष्ठतम उपयोग हो, उन्हें भी अवसर मिले इस संदर्भ में कि उनका जीवन स्तर भी सुधरे, क्योंकि आजादी के बाद आज जो आप हर लोगों का जीवन स्तर देख रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं थी। विपन्न लोगों की स्थिति काफी खराब थी और ग्रामीण विकास के माध्यम से हर लोगों के विकास का सपना संजोया गया और उन तक विकास भी पहुंचे, ऐसा कल्पना किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से विकास के लिए निर्णय करने का दायित्व सौंपा गया। निर्माण प्रक्रिया के चरण स्थापित किए गए, इसमें किस तरह ग्रामीण लोग सीधे रूप से जुड़ेंगे और एक लक्ष्य समूह बनाया गया। ये वही निर्धन तबका, वही विपन्न तबका और जो समान जनता की भागीदारी से विकास ऐसा महसूस किया गया कि जब हर लोगों की भागीदारी होगी तभी विकास कार्यक्रम की सफलता का हम सपना संजो सकते हैं, उसको साकार कर सकते हैं और इस विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण लोगों की भागीदारी बढ़े, निर्णय निर्माण में वो सहभागी हो, इसके लिए विकेंद्रीकृत योजना को लागू करना
आवश्यक हो गया था। और इन्हीं संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत सरकार ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया और उसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली। और इन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद से स्थिति यह हुई कि संविधान की नज़र में पंचायत भी स्थानीय स्व सरकार की एक संस्था के रूप में देखी गई और इन पंचायत को जो अधिकार हस्तांतरण किए गए संवैधानिक नजरिए से यह राज्य पर छोड़ दिया गया। राज्य विधानमंडल की इच्छा अनुसार उनको अधिकार का, उनको कार्य का हस्तांतरण किया गया। और हम देखते हैं कि पहली बार पंचायत स्तर पर भी स्व सरकार की स्थापना होती है। योजना का आधार गांव बन जाता है। योजना का निर्माण ग्राम पंचायत को सौंपा गया, उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया और जिस लोगों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से उन्हें यह कार्य पूरा करना था, ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी। और यह संशोधन न सिर्फ गांव स्तर पर बल्कि जिला तक और उससे निचले स्तर पर भी एक तरह से विकेंद्रीकृत शासन का स्वरूप लेते गया। इसके द्वारा हम यह भी देखते हैं जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर, हर स्तर पर एक अभिकेंद्रित संस्थाओं की स्थापना होती है। और इस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार का, कार्य का हस्तांतरण किया जाता है। 11वीं अनुसूची में भी देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने वाले 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया। 29 विषय जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, पंचायती व्यवस्था टैक्स लगा सकती है और जनता के हित में तरह तरह के कार्य कर सकती है। 29 विषय इसके अंतर्गत सौंपे गए। पंचायती राज संस्थाएं सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से संबंधित योजना बनाए, ऐसी कल्पना की गई और कुल मिलाकर सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने के सपने संजोए गए थे। और हम यह भी देखते हैं पंचायती संशोधन के द्वारा राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना हुई। राज्य में इन आयोगों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में काफी अधिक सुधार आया। शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो हम यह भी देखते हैं कई अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है लोगों में और शहर का आबादी बढ़ा है। कई एक कारण से वहाँ रोजगार मिलता है, वहाँ बुनियादी सुविधा लोगों को सहजता से मिल जाती है और यही कारण है कि गांव से लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। कई एक कारण है। यहाँ पर हम यह देखते हैं अगर 20वीं शताब्दी के आरंभ की बात करें तो वहाँ पर शहर की आबादी 10% होगी। वहीं अगर हम 1990 के दशक में आ जाते हैं तो यह आबादी 26% हो गई और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि अब 2025 तक तो भारत की आबादी, आधी आबादी भारत शहर की ही हो जाएगी। और यहाँ पर जब शहर की आबादी बढ़ जाएगी तो शहर में भी आधारभूत संरचना का दबाव बढ़ेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कथन रहा कि 2020 तक शहरी आबादी कुल आबादी का 28% बढ़कर 40% तक हो जाएगी। खैर, यहाँ पर जब आंतरिक शासन प्रशासन पर, शहरी व्यवस्था में भी आधारभूत संरचना पर जब दबाव बढ़ेगा तो इस संदर्भ में भी प्रयास किए गए कि स्थानीय सरकार की इकाइयों के रूप में नगर संस्थाओं की स्थापना की जाए, जिस तरह की पंचायतों में है। उसी संरचना के स्तर पर, उसी कार्यात्मक स्तर पर वित्तीय बाधाओं के कारण ऐसा नहीं हो कि वहाँ सही ढंग से कार्य नहीं हो, बल्कि पुनः सशक्त बनाने के लिए समय समय पर इस संदर्भ में भी कई समितियाँ और आयोग बने। और हम देखते हैं कि सभी समितियों ने शहरी स्थानीय संस्थाओं, अर्बन लोकल बॉडी को मजबूत करने की सिफारिशें भी की। शहरी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ही हम देखते हैं कि संविधान में 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया और इसके माध्यम से शहरी स्थानीय स्वशासन को भी मान्यता प्रदान की गई। और शहरी स्थानीय संस्थाओं के इतिहास में यह एक मील के पत्थर के समान हुई विकास योजना की लकीरें खींचने का इन्हें भी मौका मिला। और इस संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकार को न केवल संवैधानिक मजबूती मिली, संवैधानिक शक्ति मिली, बल्कि इसके साथ साथ लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली, उनके संसाधन और उनके अधिकार को मजबूत करने के लिए भी उपाय उसके लिए किए गए। और इस अधिनियम का उद्देश्य ही रहा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का कि विकेंद्रीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और गाँव की तरह शहरी क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिक शासन संरचना स्थापित हो, लोगों को लगे कि लोकतंत्र के
हर एक गुण अपने देश में मौजूद हैं। अब हम लोग देखते हैं जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या स्वरूप रहा है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए भी काम किए गए हैं, उनकी स्वायत्तता भी बरकरार रहे, उनके अधिकारों का संरक्षण हो। इसके लिए हम देखते हैं कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में जो जिक्र है कि अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में जनजातीय अधिपत्य वाले क्षेत्रों को और राज्य स्तर पर जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की अधिसूचना जारी करती है। वहीं यह देखा जाता है कि 6ठी अनुसूची में जो बातें हैं, यह स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना करती है। स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना करती है और उन्हें वैधानिक, न्यायिक, कार्यकारिणी और वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। यह जनजातीय क्षेत्रों के लिए नियम बनाए गए हैं। और यह देखते हैं कि जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की तरह ही कार्य हो, उनको अधिकार मिले, उनकी संरचना भी उसी तरह संदर्भ में विस्तृत हो। इसके लिए भारत सरकार ने दिलीप सिंह भुरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कई एक सिफारिशें की थी। दिलीप सिंह भुरिया पर आदिवासी समाज के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और 6 बार सांसद रहे, कई बार कांग्रेस से और फिर भाजपा के भी सांसद रहे। वे ग्राम सभा के माध्यम से शासन विकेंद्रीकरण हमेशा चाहते रहे और वे कहते थे न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ी शक्ति ग्राम सभा में। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनकी मांगे और उनके विचार ग्राम सभा के संदर्भ में जुड़ी हुई थी। खैर, उन्होंने दिलीप सिंह भुरिया समिति जो सिफारिशें की थी तो उनमें जो महत्वपूर्ण बातें थी, तो उन्होंने ग्राम सभा का जिक्र किया कि आवासीय समुदाय के लिए एक ग्राम सभा हो, जो कि प्राकृतिक क्षेत्रों में, चूंकि उनका जगत, उनका संसार, उनका समाज ज़्यादा प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे ही दिखती है, रहती है उस वातावरण में, तो प्राकृतिक क्षेत्रों का निपटान करेगी और किसी भी प्रकार का मतभेद हो तो वहाँ पर वे समाप्त करेंगे और अपने अधीन जितने भी विद्यालय है या कोई सरकारी संस्था है तो उनका वे प्रबंध करेंगे। और इसी तरह ग्राम सभा के साथ साथ ग्राम पंचायत का जिक्र किया गया कि प्रत्येक ग्राम सभा के प्रतिनिधियों की चुनी हुई संस्था निचले स्तर पर अपने मतभेदों को बुलाने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगी। और उसी तरह एक बात जिक्र और एक समिति ने क्या सलाह दिया था, सिफारिशें की थी कि खंड स्तर पर, तालुका स्तर पर संस्थाएं बनाई जाए और यह समिति द्वारा प्रस्तावित अगली उच्च स्तरीय संस्था रही। इसके अतिरिक्त समिति ने जिला स्तर पर स्वायत्त जिला परिषद की चुनी हुई संस्था का भी सुझाव दिया थे और उसमें 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए वैधानिक, कार्यकारी और न्यायिक अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी बातें उन्होंने कही थी। हम ये देखते हैं कि भुरिया समिति ने 3 स्तरीय अधिकारों और कार्यों के संदर्भ में सिफारिशें की और समिति ने यह सुझाव दिया कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों को तो बढ़ती ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, वन कटाई, पारिस्थितिकी विकार, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के कारण होने वाले जो नीति के कारण जो कठिनाई होती है, जो विस्थापन का वातावरण बनता है या मद्य, नशीली दवा, द्रव्य व्यसन, जल संग्रह, जल संसाधन जैसी जो समस्याएं आती है, इस संदर्भ में निपटने के लिए उन्हें भी कुछ पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। और यह देखते हैं कि भुरिया समिति की सिफारिशों को 24 दिसंबर 1996 को एक अधिनियम द्वारा पारित किया गया और उसमें कहा गया कि पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 में स्थित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाया गया।